बहुत ही सुंदर सा टेंट लगवा देती है और अपनी शादी की बाकी की रस्में शुरू कर देती है। बेटियों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अपनी बेटियों को हल्दी लगता हुआ देखकर सुष्मिता अपने मन ही मन सोचती है, मेरी तीनों बेटियां आज कितनी खुश दिखाई दे रही है। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। ये सब देवी माँ की ही कृपा है। शादी के टाइम से लेकर बैंड बाजा और स्वागत की तैयारी का सारा सामान मैंने ले लिया है। सुष्मिता अपनी सारी तैयारी को गिनने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटियों के लिए शादी का लहंगा तो लिया ही नहीं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई। मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हूँ? मैं अभी जाकर बाजार से तीनों के लिए सुंदर सा लहंगा ले आती हूँ। और फिर सुष्मिता शहर के एक बड़े मॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे 3 लहंगे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तीनों लहंगे तो बहुत खूबसूरत है। मेरी तीनों बेटियों पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं इन्हें ही खरीद लेती हूँ। सुनिए भाई साहब, ये तीनों लहंगे कितने के हैं? मैडम, ये लहंगा 50,000 रुपए का है, तो 3 लहंगे 1.5 लाख के हैं। अरे, ये तो बहुत महंगे हैं। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों बेटियों की शादी है और मुझे ये शादी की तीनों लहंगे खरीदने हैं। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई हूँ। कृपया मुझे निराशा ना करें। मुझे ये लहंगे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुष्मिता की ये सारी बातें सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो सुष्मिता को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं। लेना वेना कुछ होता नहीं है, खामखा टाइम खराब करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद सुष्मिता गांव की एक सस्ती दुकान से लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और घर जाकर उस कपड़े को अपनी तीनों बेटियों के लिए गोटा लगाकर बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार कर देती है। अगले ही दिन सुष्मिता अपनी बेटियों को शादी का लहंगा दे देती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। बेटी, तुम सबके लिए इतना तो मुझे करना ही था। मैं तुम्हारे लिए बाजार से महंगा लहंगा तो नहीं खरीद पाई, पर इस कपड़े से तुम्हारे लिए सुंदर सा लहंगा बना दिया। माँ, हमारे लिए ये लहंगा बहुत कीमती है और सबसे महंगा भी है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। जल्दी से जाकर तुम तीनों ये लहंगे पहन लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बारात आने ही वाली है। इसके बाद सुष्मिता अपने हाथों से सिले हुए लहंगे अपनी तीनों बेटियों को दे देती है और उन्हें लहंगा पहनाने के बाद मंडप में बिठा देती है। सुष्मिता अपनी तीनों बेटियों की शादी संपन्न तरीके से कर देती है और तीनों बेटियों को विदा कर देती है। सुष्मिता की तीनों बेटियों के लहंगे बहुत अच्छे थे। जब लोग उसे देखते हैं तो फिर वो सुष्मिता को और भी लहंगों के ऑर्डर देने लगते हैं। अपनी बेटियों के जाने के बाद सुष्मिता अब लोगों के लिए सुंदर डिजाइन वाले लहंगे सेल में लगाती है और पैसे कमाती है और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लगती है। मुंबई शहर के छोटे से नगर में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। विजय की पत्नी का नाम सुमन था और वह नवविवाहित जोड़ा था। क्योंकि विजय की शादी अभी अभी हुई थी तो वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी पत्नी सुमन को अक्सर घुमाने ले जाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था। विजय और सुमन एक साथ रहकर बहुत खुश थे। एक समय आता है जब सुमन गर्भवती हो जाती है, परंतु सुमन अपना ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियां होती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। विजय अपने काम पर चला जाता था। विजय के बाद सुमन को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए विजय अपनी माँ को गांव से अपने घर ले आता है। अब विजय की माँ सुमन का ध्यान रखती है।
घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अब एक दिन सुमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी उसकी सास उसे अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके बाद विजय को फोन कर देती है। विजय भी अपने काम से छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और दोनों ओपीडी के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आती है और कहती है, बधाई हो विजय, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, तुम अंदर जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हो, परंतु मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या कहा डॉक्टर आपने? अगर सुमन ही नहीं बची तो इसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? ये बिना माँ की बच्ची अब कैसे पलेगी? हमने बहुत कोशिश की परंतु हम सुमन को नहीं बचा सके। अब आपको इसकी परवरिश करनी होगी। आप दोनों इसको घर ले जा सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। विजय ओपीडी के अंदर जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। अपनी पत्नी के शव को देखकर विजय बहुत ज्यादा रोता है। सुमन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? अब मैं इस अकेली बच्ची का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? तुमने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया है? इतना कहकर विजय बहुत जोर जोर से रोने लगता है। विजय की माँ ओपीडी के अंदर जाती है और विजय को संभालती है। विजय की माँ जब विजय की लड़की को देखती है तो वो देखकर उसे हैरान हो जाती है। उसकी सूरत तो बहुत ज्यादा काली थी और नैन नक्श बहुत ज्यादा खराब थे। हे भगवान, ये कैसी संतान को जन्म दिया है तेरी पत्नी ने। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अमावस का दिन हो। मुझे तो लगता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मनहूस होगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर है तो ये मेरी संतान ही ना। तुम भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। कुछ सोच समझ लिया करो। इसके बाद विजय अपनी पत्नी के शव को लेकर और अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। विजय अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और घर पर उदास बैठा होता है। अरे बेटा, इतना उदास